दोस्तों, लैब असिस्टेंट फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया भी है, लेकिन उन लोगों ने बहुत सारी मिस्टेक्स करी है। तो फिर इसीलिए मैं आज लाइव फॉर्म फिलिंग लेके आया हूँ। यानी कि फॉर्म मैंने किसी का फिल किया हुआ है पहले से ही, यानी कि वो जो पूरा जो फॉर्मेट है वो है। मैं आपको उसमें कहाँ पे क्या क्या चीज़ें भरनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या ध्यान रखना है, वो एक एक पॉइंट मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ। मैं राव सिंह देवरा, लैब असिस्टेंट 2016 सेलेक्टेड, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माजिसा एजुकेशन पर। तो देखो, चले स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलिंग के लिए। तो देखो, पहला डाउट तो ये आता है कि सर फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो देखो, मैं उस डॉक्यूमेंट की लिस्ट ना बता के अभी अपन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करते हैं मतलब बीच में जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं ऑटोमेटिकली बोल दूंगा कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पे लिखनी है, इसलिए ये चीज़ अपने को चाहिए होगी। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाके सीधा सर्च करना है SSO राजस्थान, SSO राजस्थान। तो आप सभी की मेरे ख्याल से SSO ID बनी हुई होगी लगभग। जिसकी नहीं बनी हुई है, जो अभी भी 12th पास की है, तो वो SSO ID बनवा सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, SSO राजस्थान सर्च करना है। उसके बाद आप जैसे उसमें लॉगिन करोगे, सर्च करोगे, उस पर टिक करोगे तो लॉगिन वाला ऑप्शन आएगा। लॉगिन करने के बाद जैसे ही एंटर करोगे, उसमें आएगा रिक्रूटमेंट पोर्टल। क्या आएगा, रिक्रूटमेंट पोर्टल। उस रिक्रूटमेंट पोर्टल पर टिक करोगे, यानी कि जो स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल, उस पर टिक करोगे तो उसमें 3 ऑप्शन आएंगे। एक जगह आएगा माई एप्लीकेशन, एक जगह नोटिफिकेशन, एक जगह आएगा ऑन गोइंग। मतलब जो अभी वैकेंसी अभी चल रही है, जिसके फॉर्म चल रहे हैं, तो उसमें ये सब चल रहा है। फॉरेस्टर है, फॉरेस्ट गार्ड है, लाइव स्टॉक असिस्टेंट है, उसके नीचे देखना। किसी में नीचे शो कर सकता है, किसी में ऊपर भी शो कर सकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट जॉइंट रिक्वायरमेंट ऑफ लैब असिस्टेंट। तो आपको क्या करना है, उस पर अप्लाई नाउ पर टिक करना है। अप्लाई नाउ पर टिक करना है। आप जैसे ही अप्लाई नाउ पर टिक करोगे, आपके सामने 3 ऑप्शन देंगे। एक लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी, लैब असिस्टेंट साइंस और लैब असिस्टेंट होम साइंस। तो देखो, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी उन्हीं को बनना है जिनके 12th में ज्योग्राफी है। लैब असिस्टेंट होम साइंस उन्हीं को बनना है जिनके 12th में होम साइंस है। ठीक है, और जो लैब असिस्टेंट साइंस उन्हीं को बनना है जो पद संख्या कोड से 5, यानी कि पद संख्या कोड 1 से 5 जो साइंस वाली योग्यता रखते हैं, मतलब एग्रीकल्चर, PCM, PCB वगैरह। ठीक है, तो वो चीज़ें एग्रीकल्चर वाले मतलब 2 से 5 के लिए। ठीक है, तो अब देखो, फिर आप किसी भी एक पे टिक करना। आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म भर सकते हो, यानी कि तीनों भर सकते हो। अगर आपके पास तीनों योग्यता है, तीनों भर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम मुझे जहाँ तक क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर मेरे पास ज्योग्राफी भी है, वो होम साइंस भी है, तो आप दोनों से भर सकते हो। दोनों से अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे। पहली बार होम साइंस में टिक करो, फिर पूरा फॉर्म फिल करो, पेमेंट वगैरह करो, फिर बाहर आओ, फिर वापस SSO ID में लॉगिन करो, फिर मतलब ज्योग्राफी पे जाकर टिक करें, फिर वो पूरा फॉर्म भरो। दोनों फॉर्म अलग अलग भरने पड़ेंगे। अब जैसे ही आप किसी भी एक पे टिक करोगे तो आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या, आपको 5 चीज़ें पढ़नी है मोस्टली। एक तो है बेसिक डिटेल, ठीक है, फिर है पर्सनल डिटेल्स, फिर है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर, देन लास्ट प्रिफरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, और उसके बाद एक और लास्ट है इंपॉर्टेंट, उसके बिना काम नहीं होने वाला, पेमेंट करने का। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला। कौन सा इंपॉर्टेंट है कि जो भरना है और सही से भरना है, और किस में चलो थोड़ा सा गलती हो जाए तो चल जाता है, वो भी मैं सब कुछ आपको बता दूंगा आज। तो अब देखिए बेसिक डिटेल। बेसिक डिटेल में पहले आता है आवेदक का नाम। उसमें आपका नाम लिखना है इंग्लिश में। ठीक है, फिर लिंग, आप मेल हो या फीमेल हो, पिताजी का नाम लिखना है उसके बाद। ठीक है, फिर माताजी का नाम, फिर अपनी जन्म तिथि। ये चीज़ तो आप अच्छे से देख लेना, नाइसली ढंग से चेक करना। ये पहले खुद का नाम, लिंग, फिर फादर्स नेम और मदर्स नेम, फिर आपकी जन्म तिथि। तो जैसे ही आप जन्म तिथि फिल करोगे, ऑटोमेटिकली इस साइड एक आयु वाला कॉलम होगा, उसमें वो आपको आपकी आयु कैलकुलेट करके दिखा देगा। ठीक है, फिर आपकी जैसे कि श्रेणी, यानी कि कैटेगरी कौन सी है। तो कैटेगरी जैसे कि अगर ST, SC, OBC वगैरह बहुत सारे जनरल में, तो आपको जनरल टिक करना है। तो जनरल वालों के लिए फिर क्या होगा, एक, क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है, यानी कि आपके पास EWS सर्टिफिकेट है, क्योंकि जिसके पास EWS सर्टिफिकेट है उनको 10% आरक्षण एक्स्ट्रा मिलता है। तो आपके पास EWS है तो आप यस कर सकते हो। फिर है स्पेशल
एबल्ड कैटेगरी यानी कि विशेष दिव्यांगन श्रेणी, उसमें आपको चूज करना है नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। अब एक बात ध्यान रखना, जब आप फॉर्म फिल करोगे ना तो जहाँ जहाँ जैसे कि आवेदक का नाम वहाँ पे ऊपर रेड स्टार लगा हुआ है, तारा बना हुआ है रेड स्टार, जेंडर के ऊपर रेड स्टार, तो उनको तो अच्छे से उनको तो पढ़ना ही है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बाकी जहाँ पे रेड स्टार नहीं लगा हुआ वहाँ पे वो ऑप्शन में आप भरो नहीं भरो उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे कि विशेष दिव्यांग श्रेणी क्या होगा, विशेष दिव्यांग श्रेणी में यानी कि अब देख सकते हैं, हाँ एक मिनट, हाँ इसमें तो आपके जैसे कि विशेष दिव्यांग श्रेणी आपको लिखना है नॉट एप्लीकेबल, तो उसके नीचे आएगा उप विशेष, तो वो भी ऑटोमेटिकली उसमें कुछ नहीं बढ़ना, उसमें ऐसे लिखा हुआ रहेगा सेलेक्ट, बस उसको कुछ करना नहीं है, ठीक है। उसमें सेलेक्ट पर टिक करोगे तो भी वो कुछ काम नहीं करेगा। फिर आपका लिखना है धर्म, क्या धर्म है आपका, ठीक है। फिर आपको लिखना है मैरिड हो या अनमैरिड, अगर मैरिड हो तो फिर क्या करना है, आपको लिखना है कि मैरिड हो, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया है कि भाई जहाँ जहाँ मैंने बताया स्टार है रेड स्टार, उसको तो पक्का पढ़ना ही है। मोस्टली फॉर्म्स में नहीं होता, लेकिन इस बार फॉर्म्स में इन्होंने जीवन साथी का नाम, अगर आप मैरिड हो तो आपकी वाइफ का नाम, या फिर अगर आप मेल हो तो वाइफ और फीमेल हो तो हस्बैंड, उनका नाम यहाँ पर लिखने का है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आप नाम डालोगे, वो ज़रूरी कर दिया है, पहले ज़रूरी नहीं था। क्या आपके एक से अधिक जीवित पति पत्नी है तो नो, मोस्टली नो, ठीक है। अब किसी का स्पेशल केस हो तो बात और, क्या आपने शादी में दहेज स्वीकार किया तो भाई साहब लिख लेना नो, ठीक है। स्वीकार किया भी हो तो नो ही लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना, नहीं तो फिर आपका फॉर्म ऐसे ही हो जाएगा रिजेक्ट हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या आपने शादी में दहेज स्वीकार किया। वैसे तो आपको सही पढ़ना है, ठीक है, दहेज स्वीकार नहीं करना है, दहेज स्वीकार करना एक गलत बात है, लेकिन यहाँ पर आपने यस भर दिया तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। फिर आपके जीवित बालक की संख्या 1/6/2002 से या बाद में कितने पैदा हुए, तो वो जो भी है वो आप भर देना। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ मोबाइल नंबर, वो आपको अच्छे से भरना है। फिर आएगा ईमेल आईडी, वो भी अच्छे से भरना है। वैसे तो ईमेल आईडी ये क्या कर, एक ऊपर ऑप्शन है गेट ईमेल फ्रॉम एसएसओ प्रोफाइल, मतलब आप जब एसएसओ प्रोफाइल बनाते हो तो उसमें ईमेल आ जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो ईमेल से बनती है। या तो वहाँ से उस पर टिक करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, या फिर आप डाल भी सकते हो, या फिर आपको कोई दूसरी डालनी है तो आप डाल भी सकते हो। फिर आधार आईडी, आधार कोड आप नंबर आप देना चाहो तो दे सकते हो, कि उसके ऊपर रेड स्टार नहीं है, जिसके ऊपर रेड स्टार है उसको पढ़ना जरूरी है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये बात होगी। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, हाँ फिर पूछता है अप्लाइंग फॉर, क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र यानी कि क्या आप टीएसपी से बिलोंग करते हैं। तो देखो टीएसपी से बिलोंग में यस किनको बनना है, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सिरोही जिले का कुछ भाग, ठीक है। सिरोही जिले का कुछ भाग, सिरोही जिले के यानी कि ये रेवदर तहसील वगैरह, पिंडवाड़ा तहसील वगैरह, ये थोड़ा सा आता है, ठीक है। आप देख लेना गूगल पे सर्च करके, सिरोही जिला पूरा नहीं आता। और वैसे भी आपको पता ही होगा, आप टीएसपी में हो या नॉन टीएसपी में, जो अभी भी जैसे कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं, जैसे 12th पास करके फॉर्म भरे, तो उनको मुझे लगता है थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बाकी मोस्टली को पता होगा, ठीक है। तो अब देखिए, ये हो गया आपने, मेरे सामने लैपटॉप रखा हुआ है, ठीक है, मैं उसी से देख के आपको बता रहा हूँ चीज़ें। फिर उसके बाद बनना है पत्राचार पता, करस्पॉन्डेंट एड्रेस, तो आपका वही घर का एड्रेस भर दो, ठीक है, या फिर आपका कहीं अस्थायी एड्रेस है, मोस्टली घर का एड्रेस ही भरो, ठीक है, कोई पत्राचार होता नहीं है लेकिन ठीक रहता है। तो आपको जो घर का जो परमानेंट, भले आप जयपुर रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, जोधपुर रह रहे हो, लेकिन आपका जो घर का जो परमानेंट एड्रेस है वो आप फिल कर दो, ठीक है। फिर नीचे आएगा एक परमानेंट एड्रेस, तो उसमें आएगा सेम एज, जैसे कि आपने जो ऊपर भरा है वो सेम है, उसमें एक कोष्टक आएगा, उसमें टिक कर देना, तो ऊपर का ऐसे कैसे नीचे आ जाएगा, आपको भरने का काम नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया चीज़ें। अब उसमें ये देखो, इसमें जो भी जानकारी है वो सही से आप भर देना, फिल कर देना। फिर उसके बाद देखिए मैं आपको बताता हूँ आगे, हाँ अब ये करने के बाद करना है नीचे नेक्स्ट करोगे
तो एक पॉपअप आएगा, गिव मोबाइल नंबर, सॉरी गिवन मोबाइल नंबर एंड ईमेल्स आर करेक्ट प्लीज कंफर्म, कि यानी कि जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल दिया है वो सही है या नहीं, तो आपको टिक करना है यस। नो करोगे तो वो बैक आ जाएगा। यस पे टिक करना है। जैसे आप यस पे टिक करोगे आगे क्या आएगा अभी बताता हूं मैं आपको। यस, जैसे आपने यस पे टिक करोगे तो उसके बाद पर्सनल डिटेल वाला ऑप्शन खुल जाएगा। नहीं तो डायरेक्टली आप लैंड नहीं कर सकते, पहले आपको बेसिक डिटेल फिल करना पड़ेगा, उसके बाद पर्सनल डिटेल पे जाओगे, ठीक है। मतलब और उसके पहले जैसे कि आप गिव मोबाइल नंबर करेक्ट, उससे हो सकता है किसी के कुछ और विंडो आ जाए, जैसे कि मतलब आप सहमत हो या आप सबमिट करना चाहते हो वगैरह वगैरह चीज़ें, तो उस पर भी टिक कर सकते हो आप, ठीक है। डिपेंड करता है आप में क्या क्या चीज़ें है, मतलब सिस्टम जिस सिस्टम से आप फिलअप कर रहे हो ना। अब देखो, अब इसमें क्या करना है, पर्सनल डिटेल में कुछ नहीं है, इसमें राष्ट्रीयता यानी कि इंडियन बनना है, स्टेट अपना जो भी स्टेट है, मोस्टली राजस्थान है, जिला बनना है, फिर आपका होम ब्लॉक इसमें ऑप्शन आ जाएगा, चूज कर लेना। इसमें टिक करोगे ना तो इसमें 5 ऑप्शन आएगी। गांव भी आपको नेम नहीं डालना, ऑप्शन से चूज करना है, ठीक है। तो ये बस इन ऑप्शन से चूज करने के बाद आपको लास्ट में एक चीज़, सेटल इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, यानी कि आप दूसरे देश से मतलब सेटल हुए हो इंडिया में, तो आपको नो करना है। मोस्टली नो ही होगा सभी के, कोई दूसरे देश से नहीं आया है ना कि दूसरे देश से आके यहाँ सेटल हो गया। अगर आया है तो यस कर देना, फिर आगे किस देश से आया वो भी आपको लिखना है। अब देखो फिर आगे बताते हैं आपको। फिर आता है ऑप्शन, क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, तो आप यस है तो यस और नो है तो नो, यानी कि पहले आप सैनिक रह चुके हो वो। अब है क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है, यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन, यानी कि आपके पास जैसे कि ओलंपिक या नेशनल लेवल के वगैरह सर्टिफिकेट होना चाहिए खेलने का, ठीक है। नॉर्मली जैसे कि मैं गांव में खेलता हूँ वगैरह वो काम नहीं आएगा, तो आपको मोस्टली नो ही रहता है। फिर कोई नेशनल लेवल खेल चुका है, ठीक है, तो नेशनल लेवल वगैरह वो उसमें जो अपना नोटिफिकेशन है उसमें दिया हुआ है कि कौन कौन से स्पोर्ट में शामिल होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। क्या आप एनसीसी कैडेट है, ये मोस्टली होते हैं बच्चे एनसीसी में, तो आपको पता होगा कि एनसीसी में आप हो या नहीं हो, ठीक है, और हो तो फिर कब से किस डेट तक, ठीक है। फिर एक और ऑप्शन है, क्या आप भूतपूर्व कैदी है, यानी कि कभी आपको जेल हो चुकी है। अगर जेल हो चुकी है तो आप प्लीज़ यहाँ पर यस फिल कर दें, क्योंकि वो फिर डाटा जब आप पुलिस वेरिफिकेशन होगा आपका उस टाइम भी बातें सामने आ जाएगी, तो उससे बढ़िया है कि फिर आप गलत इन्फॉर्मेशन बढ़ने के चक्कर में हो सकता है आपकी मान्यता कैंसिल भी कर दे। तो अगर आपको जेल हो रखी है तो पहले से आप फिल कर सकते हो यस, ठीक है। फिर क्या है, और हो रखी है यस तो कब से कब तक वो डेट फिल करनी है। अब देखिए बढ़ते हैं आगे अपन। अब एक और ऑप्शन आता है, क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के स्थायी या फिर कर्मचारी, स्थायी कर्मचारी। तो यदि आप मौजूदा राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारी है तो आपको फिल करना है यस, और किस डिपार्टमेंट में है ईपीएस, देन इंटर द डिपार्टमेंट, तो आपको डिपार्टमेंट का नाम एंटर करना है। फिर उसके बाद आता है इज योर फैमिली इनकम, ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती करी। इज योर फैमिली इनकम लेस देन 2.50 लाख। अब देखो 2.50 लाख से कम है, क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ 2.50 लाख से जिसकी आय कम है उसकी फीस 285 लग रही है, और जनरल वालों की 450 लग रही है, ठीक है। और जिसकी मतलब वो 250 से कम है उसकी शायद 250 ही लग रही है, ठीक है, फीस। तो मोस्टली क्या कर रहे हैं, उसको फिल तो कर दे रहे हैं हाँ कि 250 से कम है, लेकिन जब आपका सिलेक्शन होगा ना उस टाइम आपको पक्का सबूत पे बनना होगा, यानी कि जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो देना होगा कि यस आय 2.50 लाख से ही कम है, नहीं तो ये फिर एक बहुत बड़ी गलत इन्फॉर्मेशन हो सकती है। हाँ आप चाहते हो कि नहीं मेरे को तो सिर्फ एग्जाम सिलेक्शन होने के लिए नहीं, सिर्फ ऐसे ही देना है, मतलब यानी कि एक्सपीरियंस के लिए, तो आप ये भर सकते हो, ठीक है, काम हो जाएगा, ठीक है। तो यही सोच समझ के बढ़ना। यदि दिल्ली में 2.50 लाख से कम है, आप 2.50 लाख से कम वाला सर्टिफिकेट बनवा सकते हो तो भरना, नहीं तो 100 रुपये के लिए फालतू बेजमारी में मत पड़ो, बाद में सिलेक्शन के बाद भी फिर आप ऐसे चीज़ें फिर होगी फिर। हाँ वैसे ऐसा कुछ नहीं, अगर कोई गलती हो जाए बाय मिस्टेक, जैसे कोई ई मित्र में भरवाया जाता है कोई गलती होगी तो ऐसा कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब आपका सिलेक्शन होगा ना तो सबसे बढ़िया चीज़ होती है एफिडेविट, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन होता है एफिडेविट। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में
कोर्ट में जाके मतलब एक सिंपल सा 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट बनता है, उसमें कुछ नोटरी वालों के साइन होते हैं, फिर कि सर जब मैं फॉर्म फिल कर रहा था तो ई मित्र वाले की गलती से ये ठीक हो गया, तो प्लीज़ ये है, उसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा फीस बनती है तो मैं देने को तैयार हूँ। एक्स्ट्रा फीस क्या हो सकती है भाई, 200-300 जो आपने कम पे की वो आपको पे करना है, काम खत्म। फिर नीचे आता है एडिशनल कैटेगरी, यानी कि आप पंचायत समिति में हो या फिर मतलब पाकिस्तान से आए हुए, कुछ ऐसी दी हुई है कैटेगरी, तो वहाँ आप देख के सही से फिल कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे आगे ऑप्शन दिखा बैक या नेक्स्ट, तो आप चाहते हो कि भाई बेसिक डिटेल में कुछ चेंज करना है तो आप बैक भी जा सकते हो, और अगर नेक्स्ट करना है तो फिर नेक्स्ट कर दो। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ऑप्शन खुल के आएगा सीधा ये, क्या बढ़ना है इसमें आपको, शैक्षणिक योग्यता, क्या बढ़नी है, शैक्षणिक योग्यता। अब देखो इसमें एक बात ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे शर्म हो रहा कि इससे नेक्स्ट नहीं जा रहा, क्योंकि देखो इसमें आप देखोगे ना तो एक्चुअली में क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में आप एंटर कर रहे हो तो वहाँ पर नीचे और लिखा होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता, उसके नीचे एक बॉक्स दिया होगा इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी, यानी कि वहाँ पे आपको टिक करना है, ठीक है, तभी आप इसको बढ़ने के बाद आगे बढ़ोगे तो आगे हो पाएगा, तो इसको टिक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, देखो इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, सेकेंडरी, ठीक है, या फिर सीनियर सेकेंडरी, ठीक है। तो आपको सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी बढ़ना मस्त है। आप बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मैं कॉलेज में हूँ, ये कर रहा हूँ, क्या भरूँ नहीं भरूँ, कोई ज़रूरी नहीं है, आपको 3rd नंबर बढ़ना कोई जरूरी, जिसके ऊपर रेड स्टार है वही बढ़ना जरूरी है। आप अगर 3rd नंबर भरोगे तो ये डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम देने पड़ेंगे, यानी कि आपने अपनी कॉलेज के बारे में भर दिया तो वो डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास सही जानकारी है तो मोस्टली अगर कोई मिस्टेक है तो बात और छोड़ दो, नहीं तो बढ़ने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और छोड़ भी दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सबसे ज़रूरी क्या है, 10th एंड 12th वो बढ़ना जरूरी है। बाकी आप चाहोगे नहीं मैं डाल ही देता हूँ कि आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं, ठीक है, तो डालने में क्या 2 मिनट लगता है, और जब जाओगे एग्जाम में सफल हो जाओगे तो उसकी फ़ोटो भी करने कितने रुपये लगते हैं, 10 रुपये लगते हैं मैक्सिमम, बस वही है, ठीक है। तो देखो सब्जेक्ट ग्रुप, उसके बाद जैसे कि सेकेंडरी इक्विवेलेंट, पहला सब्जेक्ट ग्रुप यानी कि उसमें आपको बढ़ना ये पढ़ना है। 10th में अपन क्या पढ़ लें मोस्टली, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, एसएस, साइंस, मैथ, संस्कृत, ये पढ़ देना। फिर नेम ऑफ बोर्ड यानी कि मोस्टली अपने राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई डाल देना, रोल नंबर डालना ध्यान से। फिर रिजल्ट यानी कि रिजल्ट मतलब रिजल्ट का मतलब ये है कि रिजल्ट किस में था भाई। पहले क्या होता था, बहुत सारे परसेंटेज में भी आते थे, फिर सीजीपीए वगैरह जो ए ग्रेड, ए+ वगैरह इनमें चेंज कर दिया। तो आपका किस में है, परसेंटेज में है या फिर किस में है, वो आप यहाँ से टिक करना। फिर उत्तीर्ण होने का वर्ष वो चूज करना, और फिर आपके कितने परसेंटेज है वो चूज करना है। यहाँ पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, यहाँ पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने को फॉर्म भरते वक्त 10th की मार्कशीट चाहिए पक्का, समझ गए। 10th की मार्कशीट अपने को फॉर्म भरते वक्त पक्का चाहिए। बाकी तो बेसिक डिटेल में तो क्या था, जो अपने एड्रेस था, माता पिता का नाम था, तो वहाँ पे भी 10th की मार्कशीट चाहिए, क्योंकि उसमें से देख के आपको बढ़ना है नेम से, जो 10th की मार्कशीट में नेम है वही आपको बढ़ना है वहाँ पर, ठीक है। तो आपको 10th एंड 12th की मार्कशीट फॉर्म भरते वक्त पास में रखनी है, ये जरूरी बात है। बाकी आधार कार्ड नंबर डालो नहीं डालो वो भी जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो माता पिता के नाम वगैरह वो सारी चीज़ें आपके 10th और 12th की मार्कशीट में आ जाती है, ठीक है। तो 10th और 12th ये डॉक्यूमेंट आपके पास पहले होने जरूरी है। तो सेकेंडरी और ऐसे कैसे सीनियर सेकेंडरी वैसे के वैसे भर के सारा भर देना। फिर आपका तीसरे ऑप्शन पे आपकी कॉलेज की डिटेल दो तो भी ठीक है, नहीं दो तो भी ठीक है, अगर है तो दे दो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कुछ उसमें मिस्टेक है, कुछ चीज़ है कि अभी आपका कॉलेज चालू है या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम में हो तो मत भरो, ठीक है। 11th 12th भरना जरूरी है। अब देखो आगे एक बार आएगा डिबेट डिटेल, यानी कि क्या आपको किसी भी बोर्ड या लोक सेवा आयोग ने प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर किया हुआ है, यानी कि मतलब हो सकता है आप कभी नकल करते हो पकड़े हुए कुछ चीज़ें हुई हो तो आपको आपके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया हो, तो आपको उसमें क्या करना है, नो करना है। उसमें जैसे कि ऑटोमेटिकली नो ही आएगा, जैसे कि पहले से ऑटोमेटिक नो ही होगा। आपको अगर किया गया है तो यस लिखना है कि भाई मेरे को RPSC ने किया गया है, तो आपको भर देना है। नो है तो नो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ।
उसके बाद टिक करोगे जैसे ही आप, हाँ उसके बाद नेक्स्ट पे टिक करोगे तो अब आएगा आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर। आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर। अब देखो पहले तो आपको चूज करना है फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ का साइज़ 50 से 100 के भी होना चाहिए। अब फोटोग्राफ में बहुत ने क्या गलती की, एक तो उसमें लिखा हुआ है कि भाई 6 महीने से पहले का फोटो नहीं होना चाहिए, लेकिन आप 10 डाल सकते हो, पुराना डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी शक्ल मैच होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब कुछ लोगों ने गलती क्या करी है, पुराना तो डाला लेकिन ऐसा फोटो डाला जिसमें मतलब ऐसे वो पट्टी लगे खड़े और जिसमें ऐसे नाम डेट आ रहा है कि यार इस दिन को फोटो खिंचा रखा है, तो वो तो ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा उनको कि फोटो 6 महीने पुराना है। भाई आप पुराना डाल दो लेकिन उसमें डेट नहीं होनी चाहिए, तो उनको मालूम नहीं पड़ेगा कि भाई ये मतलब कौन सा है, कब का, किस डेट का है, ठीक है ना। अब जो भी डालो उनको लगेगा नया वाला ही है, लेकिन आप डेट के साथ डाल दिया तो उनको मालूम ही पड़ जाएगा, तो हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए फोटो पुराना डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पुराना विदाउट डेट होना चाहिए, उस फोटो में कहीं भी डेट मेंशन नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। और अगर नया है तो और भी बढ़िया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सिग्नेचर इन हिंदी। तो देखो इसमें आपको सिग्नेचर इन हिंदी करना है, भले आपके बेसिक साइन जो आप साइन करते हो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो, फिर तेलुगु तमिल किसी में भी साइन करते हो, कुछ भी करते हो, यहाँ पर सिग्नेचर इन हिंदी अपना हिंदी में नाम लिखना है। मतलब आप जैसे कि आप सिग्नेचर इन हिंदी नहीं करते हो तो आपके हिंदी में कोई सिग्नेचर तो नहीं होंगे, आपको सिर्फ नाम ही लिखना आता होगा, तो आप सिग्नेचर इन हिंदी मतलब हिंदी में नाम लिखो। और यहाँ पर फाइल का साइज 20 KB से 50 KB होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि 20 KB और 50 KB के बीच में कैसे लेके आए, तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप अपने लैपटॉप में पिक्सेल ऐप यानी कि पिक्सेल जो पिक्चर एडिट करने का एक ऐप होता है, वहाँ से आप रिसाइज कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें आप उसके लिए गूगल सर्च भी कर सकते हो, सारी चीज़ें मैं आप बताना स्टार्ट कर दूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर इसमें एक है सिग्नेचर। सिग्नेचर में आपको बेसिक सिग्नेचर करना है। आप जैसे कि अगर हिंदी में करते हो, आपका जो बेसिक सिग्नेचर है, जैसे कि आप नॉर्मली जो करते हो हमेशा, हिंदी में है तो हिंदी में, इंग्लिश में तो इंग्लिश में, फिर कोई सिंपल सा ऐसे कुछ भी है तो वो 2 लाइन है, क्रॉस है, सिग्नेचर कैसे भी हो सकता है, तो वो यहाँ आपका बेसिक सिग्नेचर लिखना है। जबकि सिग्नेचर इन हिंदी, वहाँ पर आपको हिंदी में अपना नाम लिख के जो सिग्नेचर है वो लिख के अपलोड करना है, समझ गए। फिर नीचे आता है बॉडी मार्क, यानी कि आपकी बॉडी पे क्या मार्क है, ये ध्यान से पढ़ना, फालतू को मत पढ़ देना। बॉडी मार्क यानी कि कहीं पे कुछ भी लगा हुआ है, कहीं कहीं तिल है वगैरह, ठीक है। जैसे कि मेरे यहाँ पे गले पे तिल है, तो मैं हमेशा फॉर्म वगैरह फिल करता था, उसमें लिखता था मोल ऑन थ्रोट, ठीक है। और अगर इंग्लिश में नहीं पता तो हिंदी में लिख सकते हो, गले पे GALA, गले पर TIL, तिल, ठीक है। वो सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। और अब देखो आगे तो बॉडी पे मार्क कर दिया। अब बॉडी पे मार्क वो करने के बाद फिर आपको करना है नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो अब क्या होगा, लास्ट वाला ऑप्शन खुल जाएगा डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो आपको चॉइस चूज करनी है। इसके बाद आएगा प्रीफरेंस वाला ऑप्शन। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि आपको देखो ऊपर लिखा हुआ सेलेक्ट, इसमें बहुत सारा डाउट आ रहा है सर ये कैसे पढ़ना है। एक तो ऊपर ऑप्शन है सेलेक्ट है, ठीक है, ऊपर क्या ऑप्शन है, सेलेक्ट है। फिर क्या है, नीचे है प्रीफरेंस 1 2 3 4 5। तो आपको प्रीफरेंस 1 में क्या पढ़ना, तो आप क्या करो, प्रीफरेंस 1 के सामने जो कोष्टक है उस पर पहले टिक कर दो, उस पर टिक कर दिया, फिर जाओ सेलेक्ट पे। सेलेक्ट पे जाओगे तो आपको 5 ऑप्शन दिखाई देंगे, 5 में से जो आपको बनना है, जैसे कि साइंस वाले हो भाई, मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल साइंस वालों के हिसाब से भर रहा हूँ, उनके लिए है प्रीफरेंस। बाकी ज्योग्राफी वाले को तो कोई नहीं होगा प्रीफरेंस, सीधा ज्योग्राफी आएगा। होम साइंस वालों के लिए कोई इस टाइप का ऑप्शन नहीं, साइंस वालों के लिए ये रहेगा। तो आपको सेलेक्ट चूज करना है और उसमें जो आपको पोस्ट कोड 1 2 जो भी है, मतलब उसमें नाम भी साथ में आएगा, कॉलेज वगैरह, तो वो टिक कर दिया। फिर वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा सामने प्रीफरेंस 1 के सामने। फिर प्रीफरेंस 2, तो इसमें कोष्टक में टिक करो, फिर ऊपर वाला जो ऑप्शन दिया वो सेलेक्ट, उस पर टिक करो, फिर उसमें चूज करो, वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा सामने। तो ऐसे प्रीफरेंस 3 प्रीफरेंस 4 प्रीफरेंस 5 आपको फिल करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है, ये फिल करने के बाद आपको करना है नेक्स्ट। क्या करना है, नेक्स्ट करना है। तो आप नेक्स्ट पे टिक करोगे, उसके बाद किस पे टिक करोगे, नेक्स्ट पे। एक मिनट, हाँ
तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे टिक करोगे तो आपका आएगा एप्लीकेशन प्रीव्यू, यानी कि एप्लीकेशन प्रीव्यू, यानी कि जो एप्लीकेशन भरा है ना उसकी जानकारी आएगी पूरी। तो आप उसको एक बार देख लेना चाहिए। ये केवल पूर्वावलोकन पृष्ठ है, आपका एप्लीकेशन नंबर भी अभी जनरेट, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका एप्लीकेशन फिल हो गया, नहीं, आपका एप्लीकेशन नंबर अभी जनरेट नहीं हुआ है। ये केवल तभी जनरेट होगा जब आपने दायरा शुल्क का भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये जो आ रहा है इसको क्या करना है, पहले पूरा देख लेना कि आपने जो जानकारी भरी है ऊपर से नीचे तक वो सही है नहीं है, इसमें सारा दिखाई देगा, ठीक है। इसको पूरा रीड करने के बाद लास्ट में आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन, घोषणा, उसमें एक बॉक्स आएगा, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट, की मतलब जो भी जानकारी मेरे साथ दी गई है वो सही है और मैं विज्ञापन की शर्तों का पालन करता हूँ, करती हूँ। तो इसमें इस कोष्टक में टिक करना है। टिक करने के बाद आपको देखो इस साइड नीचे दो ऑप्शन है, तो अपडेट, एक फाइनल सबमिट। यानी कि अपडेट इसलिए है कि अगर हो सकता है कि आपने चेक किया कि नहीं यार यहाँ पे कुछ नाम में गलती हो गई या फिर ये चीज़ कुछ दूसरा बनना था, ठीक है, तो आपको टिक करना अपडेट पे। नहीं तो आप क्या करोगे, फाइनल सबमिट पे टिक कर दो। किस पे टिक करोगे, फाइनल सबमिट पे। तो जैसे आप फाइनल सबमिट पे टिक करोगे तो क्या होगा, हाँ ये आएगा, डियर कैंडिडेट, once you click on final submit button that you cannot make any change in your application form। ठीक है, ये पूछ रहा है कि आपने एक बार फाइनल सबमिट कर दिया तो उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। तो आपको टिक करना है यहाँ पर, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबव टर्म्स एंड एग्री टू अबाइड बाय देम। तो आपको टिक करके फाइनल सबमिट पे टिक कर देना। जैसे फाइनल सबमिट पे फिर से टिक करोगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा, पेमेंट वाला विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पेमेंट वाले में भी बता देता हूँ, थोड़ा बहुत पेमेंट वाले को लेकर भी दिक्कत रहती है। अब देखो पहले तो आएगा टेम्परेरी ट्रांजेक्शन नंबर, एक ऐसा चीज़ आएगा, तो उसमें आपको क्या करना, नीचे देखो, नीचे आएगा पे, ऐसे कुछ ऑप्शन आएगा, पे फी, नीचे ऐसे करके पे फी आएगा, उस पर आपको करना ओके, डू नॉट रिफ्रेश और क्लोज, उस पर भी कर देना ओके। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा आगे, ई मित्र, एग्रीगेटर या फिर नेट बैंकिंग। तो आप अगर नेट बैंकिंग से बढ़ना चाहते हो, भाई आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग पे टिक करके कौन सा बैंक है वो चूज कर सकते हो, या फिर नहीं सर मैं तो अपना जो डेबिट कार्ड जो भी है उससे मतलब करना चाहता हूँ, उसके लिए ऑप्शन है एग्रीगेटर। तो उसमें जाओगे आगे तो आपको ऑटोमेटिकली पेमेंट कर दिया जाएगा, आपकी बैंक डिटेल डाल के आपको पेमेंट करना है। तो मेरे ख्याल से आप सब कुछ चीज़ें समझ गए होंगे। अब नोटिफिकेशन में मतलब क्या क्या, जैसे कि ST/SC वाली जो OBC है, EWS, तो उनके रिगार्डिंग फॉर्म में संशोधन कब कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका डाउट है मोस्टली, तो मैं उनको भी लेता हूँ अभी। देखो नोटिफिकेशन को आप देखोगे ना, तो नोटिफिकेशन में पेज नंबर 1 पे कुछ नहीं है इतना खास, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, ठीक है। 2 पे कोई चीज़ नहीं है, आवेदन में परीक्षा शुल्क दिया हुआ है। देखो आपको कहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं बता देता हूँ आपको। ये मैं किससे बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन से। तो आपका आदेश बोर्ड की साइट पे जो नोटिफिकेशन है उससे मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें आपको रीड कर लेनी है चीज़ें, ठीक है। वैसे तो आपको नोटिफिकेशन पूरा ही रीड करना है, लेकिन जब आप मतलब ये फॉर्म फिल करने जा रहे हो तो उससे पहले कुछ चीज़ें मतलब मोस्टली जो अपने सर्टिफिकेट है, EWS सर्टिफिकेट, उसको लेकर कुछ डाउट है। अब देखो एक है, मैंने बताया था उत्कृष्ट खिलाड़ी, किस किस को उत्कृष्ट खिलाड़ी में शामिल किया जाएगा, तो आप देखना आपके नोटिफिकेशन के पेज नंबर 7 पे उत्कृष्ट खिलाड़ी वाला ऑप्शन आएगा, इसमें कौन कौन शामिल किया जा रहा है वो आप देख लेना, ठीक है। फिर निःसज्जन यानी कि जो दिव्यांग है उनके लिए, ठीक है, तो उनके लिए भी पेज नंबर 7 पे चीज़ें मेंशन की हुई है, जानकारी उससे संबंधित। फिर जो अनुसूचित क्षेत्र TSP वालों के लिए जो जानकारी है वो भी दी हुई है पेज नंबर 8 पे। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता ये भी पेज नंबर 8 पे है और कुछ पेज नंबर 9 पे है, ठीक है। फिर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आयु को लेकर। वैसे आयु में अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी हुई है, देख लेना, ठीक है। जिसकी एज 40 से ज़्यादा हो रही है तो 3 वर्ष की छूट दी गई है, क्योंकि 3 साल तक वैकेंसी नहीं आएगी थी, तो आप 43 ईयर तक फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। परीक्षा का महाधिवान, नियुक्ति की अयोग्यता, ये पढ़ लेना जरूर।
पेज नंबर 10 पॉइंट नंबर 15, नियुक्ति की अयोग्यता। आप किस किस केस में आपको अयोग्य किया जा सकता है। फिर 16 नंबर पे है आवेदन कैसे करें, उसको भी एक बार पूरा रीड कर लेना, उसको भी ऐसा पूरा रीड कर लेना। अब देखो फिर दिया हुआ है फोटोग्राफ और इसका स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश। तो ये दिशा निर्देश बहुत सारे दिए हुए हैं, आप मोबाइल से मत खींचना वगैरह वगैरह। तो ऐसा मतलब फोटो तो चलो मोबाइल से नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर आप मोबाइल से स्कैन कर सकते हो, कैम स्कैन कर सकते हो, एक फिर भारत स्कैनर आया उस ऐप से भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखना, मैंने बताया जो फोटो में डेट मेंशन नहीं होनी चाहिए, बाकी पुराना भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन हाँ ज़्यादा भी पुराना ना हो कि मतलब आपकी शक्ल ही मैच ना करे, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना आप। फिर उसके बाद चीज़ें हैं यहाँ पर, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया यानी कि 18वें नंबर पे। अब देखो 17 नंबर पे जो पॉइंट है, जो मतलब जिसको ब्लाइंड है, दिखने में कमी है या फिर क्या चीज़ है, तो देखो इसमें साफ साफ लिखा हो, इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। श्रुति लेखन की सुविधा, पॉइंट नंबर 17, ठीक है। श्रुति लेखन की सुविधा ये किन किन को मिलेगी, किस केस में मिलेगी, वो आप पढ़ लेना। फिर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, तो 18 एक पॉइंट है कि आप ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकते हो, लेकिन किन किन चीज़ों का कर सकते हो, कब कर सकते हो, कब, यानी कि जैसे ही आप फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट 23 अप्रैल पूरा होगा, उसके बाद 7 दिन के लिए विंडो खुलेगी, इस पर कुछ गलती हुई है तो आप एडिट कर सकते हो। लेकिन क्या क्या चीज़ें एडिट कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते, वो भी देख लेना। जैसे कि अपने नाम में एडिट नहीं कर सकते, माता पिता के नाम में एडिट नहीं कर सकते, कुछ चीज़ है, तो आप पॉइंट नंबर 18 आप देख लेना, ठीक है, इस नोटिफिकेशन में। और पॉइंट नंबर 18 पेज नंबर क्या है, कौन से पेज नंबर पे है, ये है पेज नंबर 12 पे। अब वैसे वजह पेज नंबर 12 पे है प्रमाण पत्रों का सत्यापन। इसमें आपका जाति प्रमाण पत्र वगैरह का, जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यंत होगी। मतलब ST SC का सर्टिफिकेट एक बार बन गया, उनको कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। ST SC वाले बिंदास रहे, उनका एक बार बना हुआ है तो उनको उसके बारे में कुछ भी सोचना नहीं है। लेकिन OBC वालों के लिए थोड़ा सोचने की जरूरत है, क्योंकि OBC वालों के लिए क्या है, एक चीज़ें होती है, मतलब जो